बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, इस वक्त शदीद बारिशें जारी हैं। हम जिस तरह से आपको रिमाइंडर हमेशा देते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और अब बारिशों का मौसम है तो इस कदर बारिशें हो रही हैं, इतना जोरदार स्पेल है कि सड़कों पर पानी खड़ा हो गया और सड़कें जो है वो वेनिस की सड़कों का जो है वो एक उसकी अलामत उस तरह से दिखाई देती है। अगर आप इस वक्त पंजाब भर की बात करें तो जोरदार दूसरा स्पेल जारी है मानसून का, और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। और उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बरसाती नालों में तगयानी है। और कोर वाला जो वहां पर एक हादसा भी पेश आया है। 22 साल मोहसिन है जो शरीफाबाद नाले के पुल से गुजरते हुए मोटरसाइकिल समेत बह गया है। और काफी इस तरह के वाकयात हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब इस तरह से मौसम होता है और जब बारिशें, ख़ासतौर पे अगर हम लाहौर की बात करें तो रात गए से वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस कदर शदीद बारिश हो रही है कि जिस तरह से अली ने बताया कि सड़कों पर पानी जमा है और सड़कें जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। ये जो कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं, करतबा चौक के कुछ मनाजिर आपको भी दिखाए जा रहे थे जहाँ पर पानी जमा है सड़कों पर। किस तरीके से ट्रैफिक को जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने अपने ऑफिस या कहीं भी जाना है तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि अपने वक्त से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने निकलना है, तभी आप पहुंच सकेंगे। तब भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इस वक्त सड़कों पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है। ट्रैफिक की रवानी डेफिनेटली मुतासिर होती है। इसके साथ साथ बिजली की रवानी भी मुतासिर होती है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर फीडर स्ट्रिप हो गए हुए हैं और रात भर से बिजली ही नहीं आ रही है, तो और मजीद मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन जो अलर्ट्स हैं वो पहले से जारी किए गए थे। मानसून के इस स्पेल के बारे में ऑलरेडी बताया गया था कि ये हैवी स्पेल होगा और इसमें जो सैलाबी सूरत हाल है उसका खतरा हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग का खतरा हो सकता है। तो इसमें आपने अपनी एहतियात करनी है। खास तौर पर ये जो बिजली के पोल्स हैं, जो खंबे हैं बिजली के, इनसे आपने खुद और अपने बच्चों को दूर रखना है। बिला जरूरत खुदारा घर से बाहर ना निकलिए। अगर किसी काम की सूरत में निकल रहे हैं तो उसमें भी आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है क्योंकि ये जो स्पेल है बहुत हैवी है। और ऐसी सूरत में बारिश का जब पानी खड़ा होता है तो वो जो करंट है वो आ जाता है उस पानी में और वो बड़ा खतरनाक है। जरूरी है कि आप रबर शूज का इस्तेमाल करें क्योंकि पानी में पैर आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। और पोल्स जो हैं इस वक्त बाहर बहुत सारे मौजूद हैं जिन पर मुसलसल बारिश का पानी बह रहा है, तो इसकी वजह कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी के मुअत्तल ना होने की सूरत में वो पानी में शामिल हो सकती है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। इस वक्त इरफान अली काटिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DGPDA में पंजाब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अच्छा, ये बताइएगा कि दूसरा स्पेल ये कब तक जारी रहेगा? और आज जो लाहौर में पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है, क्या आदाद शुमार आपके पास? जी बिल्कुल, ये दूसरा स्पेल, एक स्ट्रॉन्ग स्पेल हमारा स्टार्ट हुआ है और अभी इसने 13 जुलाई तक इसी वक्फे से और इसी शिद्दत से थ्रू आउट पंजाब ये रहना है। और आज भी लाहौर, जैसे आप बात कर रहे हैं, रात से बारिश हो रही है। अभी तक तकरीबन 110 से 120 मिलीमीटर बारिश लाहौर में हो चुकी है। और इसी तरह ना सिर्फ लाहौर बल्कि खास तौर पे जो ये स्पेल भी है और ओवरऑल मानसून भी हमारा है पंजाब में, इसका ज्यादा फोकस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसमें गुजरात डिवीजन के अजला आते हैं, जिसमें गुजरांवाला डिवीजन है और लाहौर डिवीजन अप टू ओकाड़ा। तो बिल्कुल इसमें मानसून जहां प्रॉपर स्टार्ट हुआ है और इसकी बारिशों वक्फे से हो रही हैं, वहाँ साथ साथ अर्बन फ्लडिंग और बाकी जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी उनका। अच्छा इरफान साहब, 110 से 120 मिलीमीटर बारिश बहुत ज्यादा बारिश है। क्या इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी और किसी किस्म के अफसोसनाक जो वाकयात हैं वो तो पेश नहीं आए हैं? जी, अभी जो ये लेटेस्ट अभी कल से जो बारिश हो रही है इसमें सच अभी तक कोई बड़े मेजर इंसिडेंट, खासतौर पे लाहौर की बात करें या सेंट्रल पंजाब की, वो ऐसे नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में बारिशें होती हैं तो जो पुराने तो घर हैं, डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, वहाँ स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस, ये और जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की इलेक्ट्रोक्यूशन, स्काई लाइटनिंग, आसमानी बिजली से, तो अभी तक मैं अगर अदादो शुमार की बात करूं तो जो 25 जून से हमारा जो पहला स्पेल स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद ये सेकंड स्पेल, इसमें अब तक 33 कीमती जानें जो है उनका नुकसान हो चुका हुआ है थ्रू आउट पंजाब। और इसी तरह 84 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। और हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे ये तमाम लोगों को जो कॉम्पनसेशन है उसको इंश्योर कर लिया हुआ है। लेकिन ये अफसोसनाक बात यही है कि जब भी ये बारिशें और
कंटिन्यूस बारिशें होती हैं तो उसमें बिल्डिंग्स और छतें गिरने के और दीवारें गिरने के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो हमारे रूरल साइड है वहाँ पे भी, इवन बाज़ औक़ात सिटी सेंटर्स में भी जो पुरानी इमारतें हैं, आपने रिसेंटली कराची में एक वाकया देखा कि एक इमारत गिरने से किस तरह बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन पंजाब में ये चीज है कि ऑलरेडी इन तमाम बिल्डिंग्स की जो डेंजरस बिल्डिंग्स के सर्वे प्रीवियसली भी हुआ, अब फ्रेश भी हो रहा है, और उसमें कोशिश यही है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की कि उसमें जितने लोगों को वहां से हम इवैक्यूएट कर सकें, लोगों को प्रॉपरली अलर्ट और नोटिस कर सकें, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और थ्रू फील्ड फॉर्मेशन को किया जा रहा है। राइट। तो इरफान साहब, हम देख रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट तेजी से जारी है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग नहीं रुक रही है। ये आपको इंडिया देती है जब भी बारिश होती है कि किन इलाकों में क्लॉग हो रही है, पानी का जो ड्रेनेज है वो नहीं हो रहा है। तो उन इलाकों में ड्रेनेज का सिस्टम भी बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि साल हो गए उन्हीं इलाकों में पानी खड़ा होता है और फिर हम देखते हैं कि वहां पे नहरें बन जाती हैं सड़कों की जगह पर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये तकरीबन पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो हॉटस्पॉट्स हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वो प्री आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन इस दफा का आपने देखा होगा कि लाहौर में लास्ट ईयर भी तकरीबन 350 मिलीमीटर सिंगल डे में बारिश हुई, लेकिन बाय इवनिंग थिंग्स वर नॉर्मल। अभी भी लाहौर में ये बारिश जरूर क्योंकि कंटिन्यूस हो रही है तो पानी सड़कों पे हल्का फुल्का नजर आ रहा होगा, लेकिन अब लाहौर में क्योंकि 10 अंडरग्राउंड स्टोरेजेस, वाटर स्टोरेजेस लास्ट ईयर बन गए थे और 14 इस फाइनेंशियल ईयर में इस 30 जून को बन के फंक्शनल है, तो वो जितने हमारे हॉटस्पॉट थे जहाँ पे हिस्टोरिकली पानी खड़ा होता था, अब लाहौर में उस तरह सिचुएशन नहीं है। लेकिन क्योंकि बारिश अब बिल्कुल कंटिन्यूसली हो रही है तो उस वक्त पानी को ड्रेन आउट होने में थोड़ा टाइम वो जरूर लगता है। और यही बाकी भी पंजाब के लिए जितने मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, इन तमाम में अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की हदायत के ऊपर अब ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस भी बन रहे हैं और लो लाइंग एरियाज में जो पानी की निकासी को इंश्योर भी किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हमने डीसिल्टिंग प्रोसेस को अप्रैल के महीने से ही वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन पे उसको स्टार्ट किया और मल्टीपल साइकिल्स में जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, वो ना सिर्फ लाहौर में बल्कि थ्रू आउट पंजाब उनकी मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग हुई है। और यही वजह है कि अब तक इन तमाम तूफानी बारिशों के बावजूद लाहौर समेत पूरे पंजाब में कहीं ज्यादा पानी की वजह से लोगों को एक कंटिन्यूअस न्यूसेंस का वो सामना नहीं है। ठीक है इरफान साहब, लाहौर की तो ये सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि मुसलसल बारिश हो रही है तो उसके बाद जो है वो वाटर ड्रेन हो जाएगा टाइमली। मुझे ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल रहने वाली है, वहाँ की क्या सूरत हाल है और क्या वहाँ भी पेशगी इंतजाम ऑलरेडी कर लिए गए थे, क्योंकि हर बार सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही वहीं होती है। जी, जनूबी पंजाब में अगर हम चोलिस्तान और बहावलपुर डिवीजन की बात करें तो वहाँ पे तो हमें पानी की काफी कमी का सामना रहा और ड्राउट सिचुएशन थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 बारिशों के बाद जितने भी वो वाटर पॉइंट्स या जिनको लोकल जबान में टोबास कहते हैं वो तमाम अब फिल होना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लाइफ स्टॉक और लोगों पे उसका पॉजिटिव एक इंशाल्लाह असर रहेगा। जो हमारे लिए जनूबी पंजाब में मेन चैलेंज है वो है हिल टॉरेंट, जो रोड कोई नाले हैं डीजी खान और राजनपुर में कि जब भी कोहे सलमान पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो एक हाई वेलोसिटी वाटर जो है वो लोगों को भी डिस्टर्ब करता है और अल्टीमेटली उस वाटर में इंडस रिवर में ड्रेन आउट होना होता है। तो पिछले 48 से 72 घंटे में हमने वहां से बिल्कुल 75,000 क्यूसेक जो पानी है वो विडोर हिल टॉरेंट से जो डीजी खान के बिल्कुल साथ से गुजरता है वहां से गुजरा है। इसी तरह सखी सरवर हिल टॉरेंट से 32,000 क्यूसेक ये पानी गुजरा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये पहला पानी था और ऑलरेडी सॉइल मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं था और एक गर्म हीट वेव चल रही थी उस एरिया में भी, तो इसने कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। अभी मजीद बारिशें भी इस एरिया में हैं, लेकिन क्योंकि 13 के बाद ये स्पेल बिल्कुल एक दफा स्लो डाउन हो जाएगा और फिर दोबारा ये आगे चल के 18-19 के बाद फिर बारिशें शुरू होंगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला ने चाहा, बिल्कुल अल्लाह ताला ने चाहा और इसी तरह वक्फे से चीजें हुई तो ये
बारिशें इंशाल्लाह बाइस रहमत बनेगी, जहमत नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका, आपने हमसे बात की और इस वक्त हुकूमत जो कुछ कर रही है उनकी एक कारकर्दगी के हवाले से बताया। और ज़रूरी है कि आप काम करें, क्योंकि अब नई क़यादत जो आ रही है उसकी तवज्जो काम की जानिब ज़्यादा है, और जब आप काम की जानिब तवज्जो रखते हैं तो आपका काम ही आपकी ज़बान बन जाता है, उसी से तर्जुमानी होती है कि इस वक्त हुकूमत क्या कुछ कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ साहब ने जो जिक्र किया कराची का और वहाँ पर मुनद्दिम होने वाली 5 मंजिला इमारत का जिक्र हुआ, तो उसके बाद अब वहाँ पर क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मखदूश इमारत है उसकी वजह से 27 जानें चली गई थी और इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई थी जिसने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश करनी थी, और इस रिपोर्ट में किसको कसूरवार ठहराया गया। और अब इस बिल्डिंग से मुतालिक बड़ा इंकशाफ सामने ये भी आया है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले टाउन के चेयरमैन की मुलाकात हुई, और मीटिंग्स के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि लियारी में गिरने वाली जो इमारत थी उसका पुराना रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं, और ये इमारत 40-50 साल पहले जब बनाई गई थी तो कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। जी हाँ, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुतासरा इमारत की तामीर से मुतालिक कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। और फैसले हुए कि तो ये जो रतें गिरानी है जो गैर कानूनी तौर पर तामीर हो रही हैं उस काम को हमने तेज़ करना है। जो ख़तरनाक बिल्डिंगें हैं उनको खाली कराना है, उनको ज़ाहिर है कि तोड़ना है। जो ऐलान किया गया था हुकूमत सिंध की जानिब से 10-10 लाख रुपए फ़ीकस जो जहाँ बख हुए हैं लोग उनको हम देंगे पैसे फौरी तौर पर, उसका अमल भी शुरू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो शहरी हैं वो हमसे ताउन करेंगे, और ख़ास तौर पे वो अफराद, वो फैमिलीज़ जो इन ख़तरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर हैं, हम उनकी मदद करेंगे। फ़िलहाल कोई रिहाइश का बंदोबस्त जो वो करेंगे हम ताउन करेंगे उनके साथ। इस तरह मैंने बताया कि किराए की मद में हम उनको कुछ पैसे फराम करेंगे कि जो 129 गालिबन जो पहले बताया जा रहा है प्लॉट का नंबर, वो प्लॉट अलग है, जो इमारत गिरी है उसका नंबर 136 है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है जो वज़ीर आला सिंध को पेश की गई है, इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, और जो खास तौर पर सईद गनी साहब बात कर रहे हैं कि इस मुतालिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसमें कितनी सदाकत है? जी देखिए, जो अबूरी रिपोर्ट जिसे कहा जा सकता है, अभी तक हतमी रिपोर्ट मंजराम पर नहीं आई है। जो अबूरी रिपोर्ट थी, इब्तिदाई रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक इस इमारत की तामीर में संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियाँ की गई थी तामीराती कवानीन की। इसके अलावा जो मटेरियल था वो इंतहाई नाकिस इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत की मेंटेनेंस का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं था। सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। जो सीवरेज का निज़ाम था वो इस इमारत की बुनियादों में दाखिल हो रहा था। अक्सर वो कंपाउंड के निचले हाथे में पानी भरा रहता था जो कि बुनियादों में जा रहा था। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर था, जितनी ज़्यादा 5 मंजिलों का बोझ उठाने से की ताकत नहीं रखता था, लेकिन इसके ऊपर महलावार इस पर तामीरात की जाती थी। दूसरी तकनीकी वजह उसकी ये थी कि ये एक कंपाउंड के अंदर 3 इमारतें हैं एक ही नाम से, जिसको ABC का नाम दिया गया, यानी ब्लॉक ए, ब्लॉक सी और ब्लॉक बी। जो इमारत मुनदिम हुई वो उसको ब्लॉक बी कहा जाता था। इस वक्त ब्लॉक ए को मुनदम किया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि उसको मुनदम किया है, लेकिन ये तमाम जो ब्लॉक्स थे ये एक दूसरे के सहारे पर खड़े थे। इनका ज़्यादा बोझ अपनी बुनियादों से ज़्यादा एक दूसरे की इमारतों पर था। यही वजह है कि जब एक इमारत मुनदम हुई तो उसके साथ जुड़ी हुई 2 से 3 जो इमारतें थी वो भी इस वक्त जो है वो मखदूश हो चुकी है। ये तो सूरत हाल जो अबूरी जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक थी कि इस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ थी। जो मालकान थे जो यहाँ से किराया वसूल कर रहे थे, उन्होंने कभी इस जान के खतरे को महसूस नहीं किया। SBC की तरफ से अगर नोटिस दिए गए तो उन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक और मामला जो इस दौरान सामने आया वो है कि घोस्ट इमारत, इस इमारत को घोस्ट करार दिया जा रहा है कि SBCA के रिकॉर्ड के अंदर इसका नंबर नहीं था, इसकी शनाख्त नहीं थी। इसी तरह जब यहाँ की जो इस शीट निकाली गई यहाँ के इलाके की जो इमारतों की, तो उस शीट के ऊपर भी इसको आइडेंटिफाई करना इमारत को बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आया ये जो इमारत मुनदिम हुई है वो कहाँ वाक़ई थी। तो इससे ये जाहिर होता है कि लियारी और ख़ासतौर पर गुंजान आबादी में जहाँ के बहुत बेतरतीब किस्म की तामीरात हुई हैं, वहाँ का हमारे पास सरकारी लैंड रिकॉर्ड नहीं है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। अब
किस तरीके से आप यानी कि देखें ये इमारत थी जब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन यहाँ बिजली के कनेक्शन थे, गैस के कनेक्शन थे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा था। नहीं, एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि बताया जा रहा था कि एसपीसीए की जानिब से नोटिस किए गए थे इस इमारत को, तो अगर रिकॉर्ड में नहीं थी तो जो नोटिस हुए थे वो किस बात के थे? जी बिल्कुल, एक वैलिड पॉइंट यही है कि जब आपके पास एक इमारत नक्शे में नहीं है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये घोस्ट इमारत है, तो इस इमारत का एक जो वजूद है वो ही नहीं है, और इसमें इमारत में जो मुकीम लोग हैं उनकी भी कोई शनाख्त नहीं है। तो ये किस तरीके से मरदमशुमारियाँ होती हैं, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी का ये गढ़ समझा जाता है, यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो बड़ी गहमा गहमी होती है। तो ये सारे 50 साल के दौरान न जाने कितनी मरतबा मरदमशुमारियाँ हुई, और इसी तरह सर्वे किए गए, खाना आबादी की गई, खाना शुमारी की गई। उस दौरान भी इस इमारत का जो है वो इस तरह की मजीद कोई इमारतें होंगी। यकीनन जब हम मखदूश इमारतों के सर्वे की बात कर रहे हैं, अब ज़रूरत इस बात की है कि साथ ही साथ इस बात का भी सर्वे किया जाए कि यहाँ पर घोस्ट इमारतें कितनी हैं, क्योंकि जो हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ी सी भी जगह दो इमारतों के दरमियान अगर बची और उस पर कोई क्लेम नहीं आया तो लोगों ने वहाँ पर भी कब्जा करके तामीरात कर दी। ये एक बुनियादी और बड़ा खतरनाक जो मामला है। कल ये सामने आया, लेकिन उस पर काशिफ आसमान से बातें करती हुई जो इमारतें हैं उनको घोस्ट करार दिया जा रहा है, किसी को नजर ही नहीं आ रही है वो इमारतें खड़ी हैं और साल से खड़ी हैं। इसके साथ साथ आपने देखा है कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जो है उसमें 125 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। हालांकि कंटोनमेंट बोर्ड तो काफी फाल नजर आता है और ऐसे इलाके में भी 125 इमारतें मखदूश हैं। सर वो इमारतें, आप कराची आए किसी दिन, आप जब रोड से गुजरेंगे, क्लिफ्टन डीएचए जा रहे होंगे, सीयू की तरफ जा रहे होंगे, तो इंतहाई पोश आबादी से मुतसिल ये इलाका है जहाँ पर ये तमाम तामीरात हैं। और ये 1-2 साल में नहीं है, गुज़िश्ता 10 से 15 साल में मुतवातिर, और ये कई मंजिला मुकम्मल एक लग्जरियस किस्म के अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। एक इमारतों का जंगल है जो आंखों से ओझल नहीं हो सकता, पोशीदा नहीं हो सकता। यहाँ इतना मनो टनों लाखों टन तामीराती सामान आ रहा है, मशीनरी आ रही है, बुनियादें खोदी जा रही हैं, और वो इमारतें फिनिश हो चुकी हैं, वहाँ पर आबादी हो चुकी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा एक अहम इदारा कंटोनमेंट का, और वो एक हसास इलाका जहाँ पर 125 इमारतें, देखिए लियारी का मवाजना इस इलाके से नहीं किया जा सकता। लियारी मजदूरों का, मेहनत कशों का इलाका है, और जबकि ये जो गिजरी और कंटोनमेंट का इलाका है ये पोश आबादियों से मुतसिल हसास इलाके हैं जहाँ पर अहम शख्सियात रहती हैं, उनके गुजर होती है। लेकिन वहाँ भी जब तामीरात हो चुकी है उसके बाद एक बुलंद आसमान से बातें करती हुई इमारतों को इस बुनियाद पर मखदूश करार दिया जा रहा है कि उसकी जो तामीरात हैं वो उस पर शुबा है कि वो बायलॉज की खिलाफवर्जी की है। तो सवाल यही है कि कराची में जब ये कंक्रीट का जंगल बुनियाद खोदी जाती है, प्लंथ बनाई जाती है, तो उस वक्त अमला क्यों हरकत में नहीं आता? काशिफ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, गफलत तो है, लेकिन किसकी है अब जरा ये तफसीलात सामने आएंगी जब ये रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी की पेश की जाएगी, वज़ीर आला को होपफुली आज पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, और जो कराची की बिल्डिंग को उस पर सूरत हाल जो सामने अब तक आई है उससे हमें आगाह कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब अब कुछ बात करते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और दिल में कुछ कर गुजरने की लगन हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जी हाँ, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिसकी कामयाबी ना सिर्फ नौजवानों की मेहनत कश के लिए, हर एक मेहनत कश जो है उसके लिए उम्मीद की एक किरण है। बर्फ फरोख्त करने वाले, सब्जियां बेचने वाले और फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले इस नौजवान ने दिन रात अनथक मेहनत की और पेट पालने के लिए कई तरह के मुश्किल काम किए, मगर ख्वाब देखना ना छोड़ा और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। कोयटा के अब्दुल रहमान की हम बात करें जिन्होंने अपनी थकन को ताकत बनाया, हालात को चैलेंज किया और बिलाखिर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके अफसर बन गए। जी हाँ नाज़रीन, ये हैं वो पाकिस्तानी जो हर मुश्किल को मात दे सकते हैं, बस हौसला और यकीन शर्त है। मजीद इस मुतासिर कुन कामयाबी के पीछे छुपी कुर्बानियों, मुश्किलात और जज्बे की जो कहानी है वो जानते PSC ऑफिसर अब्दुल रहमान की ज़बानी उन्हीं से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रहमान, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का फजल करम सर, आप सुनाएं कैसे हो? ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुआशी हालात कैसे थे और इनके बावजूद आपने तैयारी कैसे की PSC की, और कैसा चैलेंज था आपके लिए ये? सर अगर देखा जाए इंसान में जो हिम्मत और खुलूस ईमानदारी हो, ये माशी और गुर्बत को आप जो है सेट कर सकते हो, फैसिलिट कर अपने आप को जो फैसिलिट से दूर रखे और अपने गुर्बत माशी हालात को जो मैं मद्देनजर रखते हुए सर अपने जो मैंने अपने जहन में एक विजन रखा था, एक गोल रखा था, वहाँ तक मुझे हर हाल में पहुँचना है। तो ये जितने भी मुश्किलात थे इनको फेस करके मैं मंजिल तक पहुँच चुकी हूँ।
जबरदस्त। अब्दुल-रहमान साहब, बर्फ खाने में काम से लेकर अफसर बनने तक का आपका सफर था, हम चाहेंगे जरा ये स्टोरी भी शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आप मोटिवेशन बन चुके हैं। आप ये भी बताइएगा कि जब आपने नतीजा सुना और कामयाब हुए, आपका पहला रद्द अमल क्या था उस वक्त? सर मैम देखिए, जब यूनिवर्सिटी से पहले भी मैं बर्फ कारखाने में काम कर रहे थे और यूनिवर्सिटी के बाद भी मैं यही काम कर रहा हूँ सर, ताकि मैट्रिक से पहले भी ये तसलसल जारी और सारी थे सर। यहाँ तक मैं पहुँच चुका अपने दोस्तों के तसलसल से। दोस्तों ने मुझे मोटिवेट की और हेल्प की, फाइनेंशियली हेल्प की और एजुकेशनली हेल्प की। यहाँ तक मैं जब मेरे रिजल्ट आउट हुए कमीशन के, मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की, मुबारकबाद दी, तक मैं बहुत खुश हो गया कि मैं आज इस मकाम पर पहुँचा हूँ। अपनी मेहनत, जितनी भी मेहनत की थी, अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह पाक ने मेहनत को ज़ाया नहीं किया बल्कि उसका सिला दिया है आपको, और वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे मुल्क में एक ऑफिसर की खिदमत से अंजाम देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने पढ़ाई को मैनेज कैसे किया, क्योंकि मेहनत मजदूरी के बाद तो थकान इतनी होती है कि तवज्जो आप पढ़ाई की तरफ नहीं कर सकते, कैसे वक्त निकाला आपने? देखिए सर, इस तरह से कि मैंने अपने मैनेज इस तरह किया, कुछ एक्स्ट्रा टाइम जितने भी मेरे मालिकान थे उन लोगों ने जो मुझे कहा, मैंने कहा आप मुझे 1 घंटे की रिलेक्शन दे ताकि मैं अपनी तैयारी भी करूं। अपने जो है फिजिकली थकावट भी मुझे थी, ज़हनी थकावट भी मुझे आती थी, फिर भी मैंने हिम्मत ना हारा क्योंकि मुझे कुछ बनना था, कुछ दिखाना था, कुछ पाकिस्तान के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के यूथ के लिए, कि अगर इरादे इंसान की पुख्ते हो तो यकीन कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजूद थे, वो घबराया नहीं करते। यहाँ तक कि किसी चीज़ पे घबराया नहीं गए। अपने जो है जितने भी मेरे सहूलात थे, जितने भी मेरे सिस्टम थे, उन लोगों को मैं सेट रख के मैं अपने जो है एजुकेशन पे फोकस किया, अपने तैयारी पे फोकस की और आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। मैं अपने लिए भी एक मिसाल हूँ और दूसरों के लिए भी एक मिसाल। बेशक आप हैं और माशाल्लाह हमें बड़ा फख्र है आप पे। अच्छा, आपने शेयर किया कि आप कभी थके नहीं और आपने अपना काम आप दिलजमी से करते रहे और साथ साथ पढ़ाई भी। कोई ऐसा एक पॉइंट आया जहाँ कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये जो मेरा ख्वाब है सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा? जी अब्दुल-रहमान, आपको आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आ रही है, बिल्कुल बताइएगा। ये ख्वाब जो है इंसान ख्वाब देखे और उस पर अमल करे, ये सबसे बड़ी कामयाबी उनकी है जो देखे उस पर अपने अमल भी करे और फोकस ये कि ख्वाब। हेलो जी बिल्कुल आप बात कीजिए, हम सुन सकते हैं आपको। जी आ रही है। आपको देखना, ये जो है सिर्फ देखने पे अमल नहीं होगी, इसकी जो जितने भी प्रोसेस है, जितने भी आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जितने भी आपको मुश्किलात है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप अतुल फसल मेहनत करें, जद्दोजहद करें। अल्लाह पाक आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो आपने सोचे थे। और इसमें ये कहते हैं खुदी को पर इतना बुलंद और तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी मजबूती तो हमने देख ली, आपको इस कदर मजबूत बनाने में किसी ने किरदार अदा किया? आपके फैमिली मेंबर ने, किसी दोस्त ने आपका हौसला बढ़ाया हो कि इन हालात में भी आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है? देखिए, सबसे पहले मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई है, बड़े भाई है, मुकम्मल मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट भी की और हौसला अफजाई भी की मेरी। और मेरे दोस्तों में बहुत मुझे मोटिवेट की। आजकल वो लोग जो है सारे ऑफिसर है, पहले भी ऑफिसर रह चुके हैं, सारे मेरे कोलीग्स मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। उन्हीं की बदौलत से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर आप कहे तो नाम भी मैं आपके साथ मेंशन कर लूँगा। जी बिल्कुल करिएगा। देखिए, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर है, प्रोफेसर है डॉक्टर सोहेल अहमद, सादिक सुमालानी साहब, डॉक्टर अमल खान जहरी, लेक्चरर अब्दुल लतीफ साहब, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बंगुलज़ई, मंजूर अहमद बंगुलज़ई साहब, नसीर अहमद बंगुलज़ई साहब, जलील अकबर। ये तो एक लंबी फहरिस्त है आपकी, या सबको क्रेडिट देना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा आप अपनी इस जर्नी में कितनी बार नाकामी का सामना आपको करना पड़ा और कितनी बार आपने उम्मीद का दामन जो है आपको लगा कि हाथ से जो है स्लिप आउट हो रहा है? मुझे 2 मरतबा नाकामी की शिकस्त मिली। मैं बहुत खुश हो गया कि ये शिकस्त मेरी जो है जीत तक पहुंचाएगा मुझे। अगर मैं डायरेक्ट जीत लेता तो उसमें कोई मुझे खुशी नहीं होती कि भाई डायरेक्ट,
बड़ी खूबसूरत आपने बात की है अब्दुल रहमान। मुझे ये बताएं कि पब्लिक सर्विस में आने का बेसिकली क्या मकसद था आपका? क्या आप इस सिस्टम में कुछ तब्दील करना चाहते थे? देखिए मैम, इस तरह से जो मेरे दोस्त वगैरह सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आ चुके 17 ऑफिसर है सारे। अच्छा। तो उनके सोसाइटी से जब रहन सहन से बैठने से मुझे ये माहौल मिल गया कि मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से आज मैं कुछ बन के दिखा रहा हूँ और बन गया वैसे पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे बलूचिस्तान के लिए मैं बेमिसाल हूँ। और हमें पूरा यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे और आगे चलकर जिस तरह आपके इरादे मजबूत हैं आप इसी तरह करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं अब्दुल रहमान साहब जो टैलेंटेड भी हैं, जो साथ साथ कंटिन्यू भी किए हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को, लेकिन हालात से मजबूर है। जिस तरीके से आपने मेहनत की, जिस तरीके से आपकी लगन है और आपने एक मिनट के लिए भी हार नहीं मानी, मुश्किल से मुश्किल काम भी किया, तो उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैम, पैगाम ये है कि इंसान ईमानदारी और मुखलिसी के साथ मेहनत करे। वो कहते हैं कि आप कामयाबी के लिए, काबिल होने के लिए पढ़ाई करें, कामयाबी आपकी पाँव को चूम लेंगी। अगर आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन एक मकाम पे जरूर पहुंच जाओगे। ये जो जितने भी रुकावटें है रास्ते में, रुकावट इंसान के आते हैं, ये जो आप फेस कर रहे हो, जितने भी फेस करोगे इतने जो आप स्ट्रगल हो जाओगे। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप पीछे हट जाओगे। ये जो है आपकी नाशुक्री में आएगा। सब्र करे इंसान, जो शुक्र करे अल्लाह का। बिल्कुल। तो अब्दुल रहमान, एक आखिरी सवाल, एक विजन था आपका कि आपने जो है CSP PSC का ऑफिसर बनना है, तो अभी आप ये बताइएगा कि ऑफिसर बनने के बाद आप किस विजन के साथ एंटर हो रहे हैं? अभी तो खुशी भी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, दोस्तों को भी, मुझे भी। अभी तो मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी है, 2 मंथ लगेंगे। उसके बाद ज्वाइन देख के फिर देखेंगे क्या कैफियत है। मेरी सिस्टम की कैफियत तो चेंज होती है इंसान की, क्योंकि एक मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले डायरेक्ट ऑफिसर बने, तो ये बहुत बड़ी खुशी है। बिल्कुल, और फख्र की बात भी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आपने हमें वक्त दी, हमसे बात की है। जी, पाकिस्तान का असल चेहरा ही है पाकिस्तान के नौजवान। हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएं। वेलकम बैक। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वक्कार अहमद मलिक साहब आज बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग के हवाले से। वैसे तो आप जानते ही हैं कि साइबर बुलिंग से ना सिर्फ महकमे बल्कि इंडिविजुअल्स भी अपनी जगह पर मुतासर हो रहे हैं, लेकिन ख़ास किस्म के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। कम सिन बच्चे हैं जिन पर बहुत इफेक्ट है इस चीज़ का, और वो किस कदर इससे मुतासर हैं या मुतासर हो सकते हैं, इस पर आज बात हो रही है। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज एक इंतहाई हसास मौजू पे बात करनी है, और ये हसास मौजू जो है वो साइबर बुलिंग के हवाले से है। और मैं जिस जाविये से बात करना चाह रहा हूँ वो बच्चों के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि बच्चों को इससे बचाना कैसे है और बच्चों के लिए ये किस कदर खतरनाक चीज़ है। साइबर बुलिंग है क्या? बुनियादी तौर पे इसमें आप डिजिटल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, मैसेजेस की शक्ल में, पैगामात की शक्ल में, कमेंट्स की शक्ल में, यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप थ्रेट करते हैं, किसी को हरास करते हैं। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, इसमें हरासमेंट आ सकती है जिसमें आप बार बार जो है वो इस तरह के मैसेज या अब्यूजिव इस तरह के कमेंट्स जो है वो पास कर रहे हैं। इसी तरह फ्लेमिंग आ जाता है। फ्लेमिंग जो है जिसके अंदर बेसिकली आप इस तरह के एंग्री और इस तरह की तंजिया कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, जिससे लड़ाई का इम्कान पैदा हो सके, फाइट प्रोवोक हो सके, तो ये फ्लेमिंग है। इस तरह एक्सक्लूजन होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है आप जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जो क्लोज ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर किसी को एक्सक्लूड करना। इस तरह आउटिंग है, तो बेसिकली ये है कि आप किसी की तस्वीर को या किसी के मैसेज को या किसी की इस तरह की कन्वर्सेशन को बग़ैर कंसेंट के या बग़ैर उसकी रजामंदी के आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है वो उसको शेयर करें, इसको आउटिंग कहते हैं। यानी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो साइबर बुलिंग है इसकी, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह ट्रोलिंग है वो भी इसकी एक टाइप आ जाती है। होता क्या है, इससे बेसिकली एक एंग्जाइटी डेवलप होती है, इससे डिस्ट्रेस डेवलप होता है, इससे ज़हनी दबाव में इजाफा होता है, इससे जिसको बुली किया जा रहा होता है वो आइसोलेट होना शुरू हो जाता है। और वो इस हद तक भी मामला हो सकता है, इसकी जो आखिरी स्टेज ये भी हो सकती है कि वो सेल्फ हार्म या अपने आप को नुकसान न पहुंचाए, ये इस लेवल पे भी जा सकता है। और इसका डिफरेंट जावी हो सकते हैं, बट इस वक्त हमारा जो नुक्ता नज़र है, ये हमारा जो मौजू है वो बच्चों के हवाले से है। बच्चों के हवाले से एक बात ज़रूरी है कि बच्चों को बुनियादी तरबियत दे दी जाए। मिसाल के तौर पे एक तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना,
कोई भी आपको बुली कर रहा है, आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। अमूमी तौर पे होता यह है कि जब वो मुसलसल आपको इस तरह छेड़ता है या तंग करता है और आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकता है। दूसरा ये है कि आप एविडेंस जो है वो उसको सेव करें, यानी जो कोई भी शवाहिद हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है उसको स्क्रीन शॉट्स की शक्ल में उसको महफूज किया जा सकता है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है जो कि सबसे मौसर है वो ब्लॉक करना है। वो मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उसके अंदर आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह जो टेलीफोन है या व्हाट्सएप है, किसी भी मामले में आप ब्लॉक कर सकते हैं तो एक मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो सकता है। और मेरे ख्याल में सबसे जो मौसर चीज़ है वो ब्लॉकिंग रही है। और आखिरी चीज़ जो आती है कि आपने यानी अगर आपका बच्चे को बुली किया जा रहा है तो उसकी ये तरबियत कि उसको आप किसी से बात करनी चाहिए, आप किसी अथॉरिटी से, वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बुनियादी जो तरबियत है वो होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में जब बच्चा जो है वो आपसे किस कदर कहीं फासले पे तो नहीं है, यानी वो अपनी कहानी आपके साथ शेयर करता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जितनी कहानी आपने उसकी शेयर की, यानी वो जो कहानी सुनाना चाहता था बचपन में, जितनी कहानी आपने उसकी सुनी है इतनी ही वो अपनी कहानी आपके साथ शेयर करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी कहानी जो है उसको ज़्यादा शौक से सुनते भी नहीं हैं, हम कई दफ़ा बोर भी होते हैं, कई दफ़ा लंबी कहानी होती है, तो करते करते एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है, एक फासला पैदा हो जाता है। और वो अपनी कहानी तो उसने शेयर करनी है, तो वो कहानी जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, तो वो दोस्तों के ज़्यादा करीब हो जाता है बनिस्बतन वालिदैन के, जहाँ तक कहानी शेयर करने का मामला है। तो आपके बच्चे आपके साथ किस कदर कहानी शेयर करते हैं, ये बहुत अहम एक ऐसा पैमाना है जो आपको बताता है कि आपके और आपके बच्चों के दरमियान में जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो जब बुलिंग का जो मामला है इसके अंदर भी क्या आपका बच्चा आपको बताएगा, ये आपको खुद सोचना है। क्या वो इस हद तक है कि आपने बचपन में जितनी उसकी कहानियाँ उसने जो शेयर की, आपने उसके साथ बाकायदा यानी उनकी कहानी सुनी, उसका हिस्सा बने, तो वो यकीनन आपको अपनी कहानी का हिस्सा बनाएगा। अगर नहीं की तो अभी भी वक्त है, उसके साथ बहुत एक ऐसे रिलेशनशिप में जाइए कि जहाँ पे अगर उसको किसी तरह का थ्रेट, किसी तरह का कोई ऐसी बुलिंग हो रही है तो वालिदैन में से किसी के साथ भी उसका रिलेशनशिप ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि वो आपको बताए। और जब वो बताए तो उसको कॉन्फिडेंस दें, बजाय इसके कि उसको कोई डांटे या कोई ऐसे इस तरह का काम ना करें कि उसकी हौसला शिकनी हो, नेक्स्ट कहानी वो आपसे शेयर ना करे, ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्कूल की अथॉरिटी जो है उस पर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी से हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी सीरीज़ आई और उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाया, इस मामले को उठाया। ये मामला बहुत सीरियस है, ये जनरेशन गैप जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली ये जो ऐसी तरकीबात हैं, ऐसे अल्फाज हैं, ऐसा मुहावरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ सकता। तो वो बुलिंग की जो टेक्निक्स हैं वही हमारी समझ से बाहर होती हैं। ये सिर्फ एक सूरत हो सकता है कि आपके बच्चा और आपके दरमियान में रिलेशनशिप का वो स्ट्रेंथ, वो ताकत कि जिसमें वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, तो ही इस बात का इम्कान है कि वो इस तरह के रवैया, इस तरह की किसी थ्रेट, इस तरह की किसी बुलिंग जो है वो आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो ये बुलिंग की डिफरेंट टाइप्स आपने देखी। इसके अलावा आपने ये देखा कि इससे प्रिवेंशन यानी किस तरह की जा सकती है, ब्लॉक किया जा सकता है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना, और ये तमाम चीज़ें आपने देखी। लेकिन सबसे अहम है बच्चे के साथ एक बहुत मजबूत जज्बाती ताल्लुक़ इस्तवार करना, ताकि वो कोई चीज़ आपसे और कोई ख़तरनाक चीज़ आपसे छुपाता ना फिरे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर याद करते हैं मॉडर्न लाहौर के मेमार सर गंगाराम को, जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है, और उन्हीं की खिदमात के हवाले से उफेरा फैज बता रही हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज। नाजरीन, लाहौर जिन इमारतों पर घमंड करता है, पंजाब में जो सरसब्ज फसलें लहरा रही हैं, ये सब सर गंगाराम की मरूने मिन्नत हैं। अगर सर गंगाराम को माहिर तामीरात, माहिर ज़रात, समाजी कारकुन, राय बहादुर और बाबाए लाहौर कहा जाए तो बेजाना होगा। आज मैं मौजूद हूँ सर गंगाराम की समाधि पर, तो आइए इंसानियत के लिए सोज़े दिल रखने वाले और जदीद लाहौर के बानी सर गंगाराम के बारे में जानते हैं।
कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम इफ्तिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मुझे सबसे पहले मैम ये बताएं कि सर गंगाराम तारीख का कितना बड़ा नाम है? सर गंगाराम हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अगर हम सर गंगाराम की बात करें तो वो एक माहिर तामीरात थे, सिविल इंजीनियर होने के अलावा वो ज़राअत के भी माहिर थे। फिर इसके अलावा कॉलोनियल पीरियड में अगर हम देखें, लाहौर को ओल्ड लाहौर से, तामीरात के हवाले से ओल्ड लाहौर से मॉडर्न लाहौर में कन्वर्ट करने में सर गंगाराम का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार है। इसीलिए तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा इन कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट्स के अलावा सर गंगाराम ने लाहौर के लिए जो है पानी की आपाशी और निकास के भी बहुत से मंसूबे मुतारिफ करवाए थे। ठीक है। सादत हसन मंटो ने अपनी एक किताब में गंगाराम का एक वाकया तहरीर किया था, वो वाकया क्या था, मुझे और मेरे देखने वालों को बताएं। बिल्कुल, सादत हसन मंटो ने अपनी किताब स्याह हाशिए में जो है ये वाकया बयान किया है। बेसिकली ये तकसीम हिंद के दौरान की जो है बात है, जिसमें 1947 में एक हजूम जो है उसने जुलूस निकाला था माल रोड के ऊपर। अच्छा। और उस हजूम कुछ थोड़े ही देर के बाद वो हजूम जो है वो मुश्तिल हो गया और इसी दौरान उन्होंने सर गंगाराम का स्टैचू जो है उसको डिसफिगर करने की कोशिश की थी। ठीक है। इसी दौरान पुलिस आ गई और पुलिस के साथ झड़प में वही शख्स जिसने जूतों का हार पहनाया था वो जख्मी हो गया था। अच्छा। तो फिर उसको ये कहा गया कि गंगाराम हॉस्पिटल मरहम पट्टी के लिए उसको जो है वो ले जाया जाए। तो इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि सर गंगाराम या उस शख्स की लेगेसी ही काम आई थी जिसके मुजस्मे को जो है डिसफिगर करने की कोशिश की गई थी। फिर इंसानियत के काम उन्हीं की ही लेगेसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाहौर में सर गंगाराम ने कौन कौन सी इमारतें तामीर करवाई थी? लाहौर में सर गंगाराम की तामीर करदा इमारतें बहुत ज़्यादा, उनकी एक लिस्ट है। जैसे लाहौर म्यूज़ियम, उसके अलावा जनरल पोस्ट ऑफिस, उसके अलावा जो है लाहौर हाई कोर्ट भी सर गंगाराम ने तामीर किया था। ठीक है। इसी तरह से जो है सर गंगाराम ट्रस्ट है जो माल रोड पे वाक़या है। अब करंटली उसको फजल दीन जो है वो मेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर उसके अलावा गंगाराम हाई स्कूल जो कि अब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से लेडी मैकलिगन गर्ल्स हाई स्कूल सर गंगाराम ने बनाया था। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसके अलावा एचिसन कॉलेज, उसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली मॉडल टाउन जो कि अब मॉडर्न लाहौर को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडल टाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी अगर हम जदीद लाहौर की आबादियां देखें तो मॉडल टाउन उसमें अपना कोई सानी नहीं रखते। सर गंगाराम ने मॉडल टाउन की टाउन प्लानिंग में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा था कि खुले और कुशादा जो है घर बनाए जाएं। बिल्कुल, हमें बड़े बड़े घर देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अभी भी देखें तो मॉडल टाउन में कोई भी घर 1 कनाल या 2 कनाल से कम का नहीं होगा। अगर हम सर गंगाराम की कंस्ट्रक्शन का पैटर्न देखें तो उसमें हमें नजर आता है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म 10 ब्लॉक का जो है वो एक मंसूबा डिजाइन किया था मॉडल टाउन की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। वेंटिलेशन का प्रॉपर वहाँ पे बंदोबस्त था। फिर इसी तरह से जो कमरों की छतें थी वो बहुत ऊंची थी। ठीक है। ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। उसके साथ साथ वुड वर्क जो है वो बहुत जो है नफीस किया गया था। ठीक है। तो नो डाउट मॉडल टाउन जो है वो एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का बेहतरीन जो है वो मॉडल है। 1903 में सर गंगाराम ने हिंद हुकूमत की नौकरी छोड़ी थी। वो नौकरी क्या थी और छोड़ने की क्या वजह थी? वो नौकरी बेसिकली उनकी एज ए इंजीनियर ही जॉब थी। अच्छा, रिज़ाइन करने की एज स्पेसिफिक रीज़न जो है सिर्फ यही थी क्योंकि उनका ज़राअत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो चाहते थे कि वो ज़राअत में जो है वो अपनी जो है प्लानिंग करें और उसमें मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाएं। बल्कि आफ्टर रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने ज़राअत में जो है वो सिग्निफिकेंट आइडियाज़ भी इंट्रोड्यूस करवाए थे और बहुत से मंसूबे भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। अच्छा, ज़राअत की आपने बात की तो मेरे जहन में आया कि सर गंगाराम अपना एक ख्वाबों का एक गांव बनाना चाहते थे, तो उस गांव की क्या खास बात थी? सर गंगाराम ने रिटायरमेंट के बाद बल्कि उनको हुकूमत की तरफ से जो है वो 500 एकड़ के लगभग कोई ज़मीन मिली थी। वो लायलपुर के करीब, जो कि उस वक्त का लायलपुर और आजकल का जो फैसलाबाद है, यहाँ पे मिली थी वो ज़मीन जहाँ पे उन्होंने वो एक गाँव जो है बनाया था और उसका नाम गंगापुर रखा था। तो आए समाधि के अंदर चलते हैं। अच्छा, जैसे ही हम समाधि में एंटर होते हैं तो यहाँ पर उनके तमाम तर प्रोजेक्ट्स
उसके तस्वीर जो हैं वो लगी गई हैं, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने बनाए थे। अगर हम सर गंगा राम के बतौर ज़राई साइंसदान होने की बात करें तो ज़राअत के शोबे में उन्होंने कौन कौन से इनकलाब बर्पा किए थे? सर गंगा राम जो है वो माहिर तामीरात के अलावा एग्रीकल्चरिस्ट भी थे। अच्छा, उसमें ये अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट बतौर एग्रीकल्चरिस्ट उनकी जो है वो सर्विसेज देखें तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट से बाकायदा लीज पर 5000 एकड़ के करीब कोई ज़मीन थी जो उन्होंने गवर्नमेंट से लीज पे ली थी। ठीक है। और उस वक्त का मोंटगमरी और आज का जो साहिवाल और रिनाला फोर्ट है उसके दरमियान ये ज़मीन थी जो उन्होंने ली थी। और यहाँ पे उन्होंने आबपाशी के नए और जदीद जो है वो जो पॉलिसीज़ हैं या तरीके हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये जो ज़मीन उन्होंने लीज पे ली थी एक बंजर ज़मीन थी। अच्छा। जहाँ पे उन्होंने जदीद जो है मशीनरी के जरिए इसको काबिल काश्त बनाया था। ठीक है। और 3 साल के अरसे में जो है वो उन्होंने इसको जरखेज खेतों में बदल दिया था। अच्छा, तो घोड़ा ट्रेन जो है वो सर गंगा राम ने बनवाई थी, वो बनाने की वजह क्या थी और वो कहाँ से कहाँ तक चलती थी? घोड़ा ट्रेन बनाने की बेसिकली रीज़न यही थी कि गंगापुर गांव में हैवी मशीनरी जो है वो मंगवाई गई थी बाहर से खेतों की जो है वो काश्तकारी के लिए। अच्छा, उसमें चूँकि हैवी मशीनरी का जो है गंगापुर गांव तक आना बहुत मुश्किल था, तो इसके लिए फिर स्पेशल जो है सर गंगा राम ने घोड़ा ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये गंगापुर गांव को बचियाना से जो है वो कनेक्ट करती थी। और ना सिर्फ ये हैवी मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुई बल्कि उसके बाद लोगों ने अपनी आमदोरफ्त के लिए भी इसको यूज़ किया था। तो सर गंगा राम जो थे वो इंसानियत के लिए सोज़े दिल रखते थे और उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत सारे काम किए। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये उनका ऑब्जेक्टिव एम था, हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों के लिए या इंसानियत के कुछ काम आ सकें। इस हिस्से में उन्होंने बहुत से ट्रस्ट बनाए थे। एजुकेशनल जो है वो इंस्टीट्यूशंस हमें नज़र आते हैं सर गंगा राम के बनाए हुए। और बल्कि गंगा राम हॉस्पिटल जो है वो सबसे बड़ी जो है वो एक लिविंग एग्जाम्पल है। बिल्कुल। गंगा राम हॉस्पिटल की जैसे आपने बात की तो वहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो डेली बेसिस पे अपना इलाज करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो आइए चलते हैं बाहर से इस समाधि को देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सर गंगा राम ने बेवाओं और यतीमों के लिए क्या क्या काम किए थे? सर गंगा राम ने अमन घर बनाया था बेवाओं के लिए। अच्छा। फिर उसके अलावा दस्तकारी स्कूल भी बनाए गए थे। अच्छा। उसके अलावा जो है यतीमों के लिए भी बहुत से जो है ऑर्फनेज सेंटर बनाए गए थे। इसी तरह से डिसेबल के लिए जो है वो उन्होंने प्रॉपर एक सेंटर बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर गंगा राम को उनकी इन्हीं खिदमात के सिलसिले में ख़ास तौर पे तामीरात के हवाले से उनको राय बहादुर का टाइटल भी दिया था। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। वेलकम। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। आज मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे उन जदीद टेक्नोलॉजीज की जो आपके घरों को बेहतर, आरामदेह और माहौल दोस्त बना रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मारूफ शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में ना सिर्फ जिद्दत को फरोग दिया है बल्कि आलमी मयार के ब्रांड्स को पाकिस्तानी मार्केट में कामयाबी के साथ मुतारिफ करवाया है। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम रिजवान भट्ट साहब, जो इस ग्रुप की जो कंज्यूमर DWP जो ग्रुप है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और पाकिस्तान की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में 30 साल से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। अब जैसे जदीद इको स्टार आप के जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, घरेलू मसनूआत के ब्रांड्स की तौसी के लिए वो काम कर रहे हैं। मजीद इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भट्ट साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। रिजवान साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात करें खास तौर पर पाकिस्तान में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो होम अप्लायंसेस के शोबे में आपके ख्याल में कौन से अहम रुझानात अभी देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान मार्केट भी कनेक्टेड है ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेंड्स के साथ, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हैं, कंज्यूमर हैबिट्स और बिहेवियर के हैं। हमारे यहाँ भी वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही हैं और पिछले 5-10 साल में जो भी ग्लोबल ऑफ़र रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमारी इंडस्ट्री ने मुतारिफ़ कराई है। जो प्राइमरीली अगर आप देखें लास्ट 5-6 ईयर्स में जो ट्रेंड्स इवॉल्व हुए हैं उसमें स्मार्ट डिवाइसेस आर गेटिंग मोर स्मार्टर, दे आर गेटिंग मोर कनेक्टेड। इसके अलावा एक कॉन्शियसनेस है ग्लोबल भी और लोकल भी अबाउट मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। अब लोग डिज़ाइन पे बहुत प्रेफर करते हैं। एक पर्सनल एस्थेटिक स्टेटमेंट है कंज्यूमर्स की, जो वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारी
पर्सनल लाइफस्टाइल और एस्थेटिक्स को भी रिफ्लेक्ट करें। तो ये सारे ट्रेंड्स और रुझानात हैं जो हमें भी पाकिस्तान के कंज्यूमर्स में देखने में मिलते हैं। लेकिन जाहिर है आपने देखा होगा गुज़िश्ता चंद सालों में एक बड़ी मैसिव इन्फ्लेशन ड्राइव आई है हमारे यहाँ। बड़े छोटे अरसे में चीज़ों की कीमतें डबल हो गई हैं और वो अफोर्डेबिलिटी का एक चैलेंज बाहर साइड पे भी है और सप्लायर साइड पे भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो की प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए बड़े रेलेवेंट हैं, वो एक तो अफोर्डेबिलिटी है, दूसरा एक बड़ी कॉन्शियस चॉइस है कि आप एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस की तरफ शिफ्ट किया जाए ताकि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम हो। प्रोडक्ट्स तो ये बड़े बुनियादी हैं। अगर आप एक हाउस होल्ड या एक होम को लें तो उसमें आपकी फूड प्रिजर्वेशन की नीड्स है, एयर कंडीशनिंग की नीड है, कुकिंग की नीड है, क्लॉथ वॉशिंग की नीड्स है। ये सारी डिवाइसेस तो बड़ी एक बुनियादी एक नीड है एक हाउस होल्ड की। लेकिन ये है कि इनमें जो प्रिवेलिंग रुझान आते हैं उसमें सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अफोर्डेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी का है। और जब हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की कंसिडरेशन भी आए। चलेंगे, आपने माहौलियाती असरात की बात तो कर ली है, दीगर अप्लायंसेस तो गैसों का अखराज नहीं करती। अगर हम खासकर एयर कंडीशंस की बात करें तो उसमें गैसेस का इस्तेमाल भी होता है। तो क्वालिटी ऑफ गैसेस के मुतालिक बताइएगा, उसके अखराज के मुतालिक बताइएगा और उसके माहौलियाती असरात के मुतालिक भी बताइएगा। जी हाँ, जो रेफ्रिजरेंट जिस गैसेस का आपने जिक्र किया इनको हम रेफ्रिजरेंट गैसेस कहते हैं, जो बेसिकली हमारे रेफ्रिजरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं। ये सारी जो गैसेस हैं इनकी एनवायरनमेंट के हवाले से दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि इनका ओजोन डिप्लेटिंग इफेक्ट कितना है, ओजोन लेयर को ये किस हद तक हार्मफुल हैं, और दूसरा एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इन गैसेस का। जहाँ तक ओजोन डिप्लेशन की बात है, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो तकरीबन 1987 से कुछ प्रोटोकॉल्स इंटरनेशनली तय की गई जिनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली एक रोड मैप देती हैं कंट्रीज़ को कि जिसके अंदर आप इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करें। और ये फेज आउट करने का जो प्लान है ये प्रोडक्ट से भी शुरू होता है और पॉलिसी से भी शुरू होता है कि आप कैसे डिस्करेज करते हैं और कैसे इंकरेज करते हैं उन गैसेस को जो कि ज़्यादा ओजोन फ्रेंडली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी गैसेस यूज़ हो रही हैं अपने रेफ्रिजरेंट प्रोडक्ट्स में, चाहे वो एसी है या फ्रिज है, वो सारी ज़ीरो ओजोन डिप्लीटिंग इफेक्ट रखती हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने पूछा वो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। इस हवाले से भी अगर आप देखें, पाकिस्तान 1992 में इन प्रोटोकॉल्स का सिग्नेटरी बना, गो कि हम एज अ कंट्री ना तो ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं ना ही एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी अपनी डोमेस्टिक नीड के लिए ये गैसेस हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन ग्लोबली तो उसमें बड़ी बड़ी निग्लिजिबल है, लेकिन ये है कि बीइंग एज अ सोशल सिटीजन, कॉर्पोरेट सिटीजन या एज ग्लोबल सिटीजन हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको इनको डिस्करेज करें। ठीक, इसी हवाले से जो गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस देखें तो वो तकरीबन कोई 750 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गाइडलाइंस हैं। पाकिस्तान इटसेल्फ अभी भी इस पोटेंशियल के साथ अलाइंड है और इंशाल्लाह एक 2026 तक वी विल बी 100% कंप्लायंट इन टर्म्स ऑफ द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, एक और चीज़ भी है, मार्केट में T3 एक बड़ी मकबूल इस्तिलाह बन रही है। काइंडली ये बताइएगा ये T1 T2 क्या है और ये उससे किस तरीके से डिफरेंट है T3, इसके हवाले से भी एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो किसी मार्केट या किसी कंज्यूमर की को सामने रख के बनता है। इसी तरह जब पूरी दुनिया को एक क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया जाए, फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो उस मुल्क या उस इलाके या उस रीजन के टेम्परेचर्स लिए जाते हैं और उन टेम्परेचर्स के हवाले से उनको जोन्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम T1 की बात करें, जैसे आपने पूछा, तो ये उन मुल्कों के लिए अप्लाई होता है जहाँ टेम्परेचर 18 से 43 डिग्री 43 डिग्री तक रहता है, और जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ मार्केट या सेल की जाती हैं वो इस टेम्परेचर जोन की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। अच्छा। T3 जो एक वर्ड हमारे यहाँ बड़ा मार्केटिंग में कॉमन हो गया है, कंज्यूमर भी प्रेफर करता है, वो हॉटर क्लाइमेट कंट्रीज़ की रेंज है। वहाँ पे टेम्परेचर 21 से 52 डिग्री तक रहते हैं।
और वहाँ पे जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती हैं वो उस टेम्परेचर के मुताबिक डिज़ाइन कर जाती है। अब होता इसमें यह है कि पाकिस्तान फंडामेंटली तो क्लासिफिकेशन के हवाले से T1 क्लास में होता है, लेकिन जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई और जो हमारे पास अब आपने रिसेंटली भी देखा कि हीट वेव्स आती हैं, जबकि टेम्परेचर इवन आपकी सिटी में भी 46 क्रॉस किया फॉर सम डेज, तो उन दिनों में एक बड़ी स्पेसिफिक फील आती है आपको कि शायद हमारी प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस वो नहीं है। हालांकि प्रोडक्ट फेलियर नहीं होता, लेकिन वो प्रोडक्ट डिज़ाइन उस कंडीशन के मुताबिक नहीं होती। तो इस हवाले से एक आप समझ लें मार्केटिंग वेव बहुत सी कंपनीज चलाती हैं कि आप T3 कन्फॉर्मेटरी के प्रोडक्ट्स ले लें। उसमें ज़ाहिर है थोड़े क्लेम्स ओवरस्टेटेड भी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स मार्केट की जाती हैं वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाती हैं जहाँ पे इवन एट दैट हायर टेम्परेचर प्रोडक्ट्स अपनी परफॉर्मेंस लूज नहीं करते। तो रिजवान साहब ये भी बताइएगा कि जब कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो किन चीज़ों को वो तरजीह दे रहे हैं और किन चीज़ों पर को उनको तरजीह देनी चाहिए वाइल देयर कंज्यूमिंग या वो खरीदारी करने के लिए मार्केट में मौजूद है? हर प्रोडक्ट्स में डिफरेंट वेरिएशन है, लेकिन अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात कर लें, इसका कॉन्टेक्स्ट अभी चल रहा है और आजकल गर्मी के हवाले से रेलेवेंट भी है। एक तो ये है कि जनरली एनर्जी एफिशिएंसी एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि एसी खरीदना एक चैलेंज है, लेकिन एसी को 8 घंटे रोज़ चलाना इट्स रिकरिंग कॉस्ट। तो उस कॉस्ट के हवाले से कंज्यूमर को मेरे ख्याल है सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितनी एनर्जी एफिशिएंट और कितनी कंप्लाइंट है इन टर्म्स ऑफ सेविंग एनर्जी कॉस्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये देखना चाहिए कि अगर आपकी फंडामेंटल नीड्स ज़्यादा कूलिंग की है तो फिर आप ऐसे प्रोडक्ट लें जो एक हायर टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है आपको देखना ये चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो क्लेम के बियॉन्ड स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी। मिसाल के तौर पे क्या उसका आउटडोर हीट एक्सचेंज इतना बड़ा है कि वो एक गर्म दिन के अंदर भी एफिशिएंटली कमरे की हीट को बाहर ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा वारंटी देखनी चाहिए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं उनको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ हमारे मुल्क में बनती है तो उसकी आफ्टर सेल्स और वारंटी के बैकअप बहुत बेहतर होता है। और हमें अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होम अप्लायंसेस को वैसे भी इनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सी अपनी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल रिलेटेड नीड देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल हमारे यहाँ बहुत बड़ा रुझान है कि लोग कलर मैच करते हैं अपने इंटीरियर के साथ प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक प्रेफरेंस देखनी चाहिए कि एक चीज़ लगी हुई भी परफॉर्म भी अच्छा करे और दिखे भी अच्छा। तो वो एस्थेटिक्स वैल्यू जो है वो भी एक वैल्यू जनरेट करती हैं इन अ लाइफस्टाइल। तो आई थिंक सिर्फ प्राइस इज वन फैक्टर, बट आई थिंक लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, डिज़ाइन है और जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो आपकी पर्सनल नीड है उस वाले से आपको जरूर प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिल्कुल, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अच्छे तरीके से रिजवान भट्ट साहब आपने एक्सप्लेन कर दिया है कंज्यूमर को। मेरे ख्याल से अब बड़ी आसानी होगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, खास तौर पर अगर आप होम अप्लायंसेस के लिए जाते हैं खरीदने के लिए या फिर जो एयर कंडीशनर्स हैं जिनकी आजकल मांग में बड़ा इजाफा हुआ है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजवान भट्ट साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ड्यूक ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी खवातीन किसी मैदान में भी मर्दों से कम नहीं है, चाहे तालीम हो या खेलों के मैदान, सियासी अखाड़ा हो या इंतजामी ओहदों की जिम्मेदारियां। पाकिस्तानी खवातीन अपनी अपनी सलाहियतें मनवा चुकी हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार सियालकोट की सूबाई ब्यूरोक्रेसी में सिनफी शमूलियत के हवाले से एक नई ही तारीख रकम हुई है, जहाँ आप एक खातून डिप्टी कमिश्नर और 4 तहसीलों की असिस्टेंट कमिश्नर्स भी खवातीन ही हैं। ये सूबे की पहली खातून वज़ीर आला की क़यादत में खवातीन के लिए एक संग मिल जरूर है। ग्रेड 19 के अफसर सबा असगर अली ने बाज़ाब्ता तौर पर 27 अप्रैल 2025 को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का चार्ज संभाला और यूं वो इस जिले की पहली खातून डिप्टी कमिश्नर बन गई। अपने तकर्रुर के बाद से डीसी सबा ने तालीम, सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी फलाह पर मरकूज़ इक़दाम किए, जिन्हें साथियों और मकामी कम्युनिटी की जानिब से भरपूर पज़ीराई भी मिली। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ब्यूरोक्रेट सबा
शहबाज असगर अली इससे कबल सूबाई और वफाकी सतह पर भी मुख्तलिफ इंतजामी और पॉलिसी साज ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं और अपनी बारीक बीनी, मनसूबाबंदी और अवामी मफाद पर मबनी उसूलों की वजह से वो जानी जाती हैं। उन्हीं से मजीद बात करते हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बिल्कुल सबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबा साहिबा, वी आर वेरी एक्साइटेड आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए, और हमने अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं कौन सी डिग्री आपने हासिल की और डिप्टी कमिश्नर बनने तक का ये सफर आपका कैसा रहा? I have an engineering degree from UET. इसके अलावा I have a master's in public policy from Oxford. और ये जो मेरी जर्नी है डिप्टी कमिश्नर की, ये 12 सालों पे मुहित एक जर्नी है जो CSS के एग्जाम से शुरू हुई। I stood third in Pakistan in the CSS exams, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है various different positions as assistant commissioner, additional deputy commissioners, as chief environment and now as deputy commissioner. जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अभी के हवाले से जरा बताएं कि बतौर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जो कि एक सनती शहर है, यहाँ के चैलेंजेस क्या दूसरे शहरों से मुख्तलिफ हैं? अगर हैं तो कितने मुख्तलिफ हैं? यहाँ के चैलेंजेस और शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर जो परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के हिसाब से ये सबसे ज्यादा आप कह लें कि यहाँ पे लोग जो है उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना होता है उसमें यहाँ पर अभी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो हमें प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए जो यहाँ पर खर्चा आता है और सारा उसमें यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हम कम्युनिटी के साथ मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे इस वक्त हम हेल्थ में बहुत सारे काम कर रहे हैं प्राइवेट कम्युनिटी के साथ मिलकर, हम एजुकेशन में भी कर रहे हैं, और हम स्पेशली मैंने फोकस किया स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स पर। तो उसमें इंशाल्लाह अभी तो स्कूल्स क्योंकि बंद हैं, हम ये टाइम ले रहे हैं ताकि हम उनको रिफर्बिश कर सकें और उनको जो है उस लेवल पे लेके आ सकें जैसे हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स होते हैं स्पेशल एजुकेशन के। तो ये सारा कुछ हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके कर रहे हैं। और इसके अलावा आज आपको पता है बारिश बहुत हो रही थी, लाहौर में भी होगी, यहाँ पर भी हो रही है, तो उसके भी जो सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज वगैरह सारे हम सुबह 8 बजे से वही देख रहे थे और मॉनिटर कर रहे थे। तो अभी भी देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन एंड लॉन्ग जर्नी टू बी। बिल्कुल बिल्कुल। और बीइंग ए वुमेन मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, जिस तरह से अभी मैंने खुद भी बताया कि एक नई ही तारीख रकम हुई है सियालकोट में, जहां एक खातून डिप्टी कमिश्नर है और फिर चारों जो तहसीलें हैं उनकी भी असिस्टेंट कमिश्नर खवातीन है। तो एक ऐसा सूबा जिसकी जो हम कह लें वजीर आला जो है उनकी क़यादत, वो खातून वजीर आला क़यादत कर रही हैं, उनकी ज़ेर निगरानी, इस तरीके से एक सूबे को सारी लीड जो है वो खवातीन के पास है। आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और आप देखें ना कि ये व्हाटएवर इज एट द टॉप, आवर डिस्ट्रिक्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ पॉलिसी दे मेकिंग एट द टॉप। हमारी सीएम भी खातून है और माशाल्लाह जो है जिस तरह वो लीड कर रही हैं उसी तरह वो हमसे भी यही एक्सपेक्ट करती है। और मैं आपको सही बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई औरत और कोई मर्द नहीं होता, क्योंकि हमारे भी कोई इस तरह का टाइमिंग नहीं है कि हम इस टाइम पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या इससे ये वाला काम हमने करना है, ये नहीं करना, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना। ऐसी कोई जो है ना हमारे मसाइल नहीं होते, ना हो भी नहीं सकते। और मेरी एसीज भी अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी विद देम, बहुत अच्छा काम करती हैं। इस वक्त भी सुबह मैं सारों की पिक्चर्स मैं मंगवा रही थी मुख्तलिफ तहसीलों से कि वो अपने डिस्पोजल स्टेशन चेक कर रही हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल आउट, दे आर ऑल वर्किंग, और मुझे मैं वेरी प्राउड होती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है सबा साहिबा। ऑफिसेज की हद तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि ऑफिसेज में कोई औरत मर्द नहीं होता, लेकिन जो खवातीन बहुत अरसे से अपनी आवाज को दबा हुआ महसूस करती थी, जब आप तक अपनी शिकायतें लेकर आती होंगी तो वो एम्पावर्ड महसूस करती होंगी? बहुत ज्यादा। मुझे दरअसल बात यह है कि हमें महसूस नहीं होता जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अननोइंगली भी और सबकॉन्शियसली भी हमारा एक इम्पैक्ट है। जो बच्चियाँ आजकल पढ़ रही हैं, जिस तरह से वो रोल मॉडल्स हमें देखती हैं, तो इस बात की हमें बड़ी खुशी भी है और इस बात की हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करें कि हम अपने घर वालों के लिए भी एक फख्र का बायस बने और हमारी सोसाइटी के लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जिस तरह लोग मेरे पास आती हैं, खवातीन वाकई महसूस करती हैं। स्पेशली आप देखेंगे कि कुछ तो मतलब डेली की शिकायत होती है, वो लोग लेके आते ही हैं, लेकिन खवातीन स्पेशली कॉलेजेस की, स्कूल्स की बच्चियां ये बहुत ज्यादा जो है ना एम्पावर्ड फील करती हैं और मेरे से मिलने भी आती हैं, और मतलब उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रहता है।
सही है। अच्छा सबा साहिबा, आपने मेजर चैलेंजेस का भी जिक्र किया और ख़वातीन के हवाले से भी कितना एम्पावर्ड वो फील करती हैं जब आप तक आती हैं, वो भी आपने बताया कि सियालकोट में स्पेशली अभी उसकी बेहतरी के लिए कौन कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप उठा चुकी हैं और कौन कौन से ऐसे तरक्याती और फलाही मंसूबे हैं जिन पर अभी काम जारी है? दरअसल होता यह है कि जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो प्रोविंशियल जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिले में उनको भी उसने चेक करना होता है, और इसके अलावा जो उसके अपने इनिशिएटिव्स हों वो भी उसने चेक करने होते हैं, और बाकी जो आपके रेगुलर काम जो रूटीन में चल रहे होते हैं उनको भी मॉनिटर करना होता है और इम्प्रूव करना होता है। तो ये 3-4 किस्म के काम हैं जो हम कर रहे हैं। इसमें जो है 5 जो पहली चीज है, जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे 22-23 जो है प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें भी यहाँ रिंग रोड बनेगी, यहाँ शिफ्टिंग होनी ऑफिस की, और मतलब इस तरह के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने, उनको भी हम चला रहे हैं। उसके लिए हमारी कम्युनिकेशन रहती है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के साथ भी। उसके अलावा जो है ना हेल्थ के बहुत सारे सीएम के इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। इसके अंदर क्लिनिक ऑन व्हील्स है, इसके अंदर फील्ड हॉस्पिटल्स है जो रूरल एरियाज को सर्व कर रहे हैं। अब हम BHUs को आउटसोर्स कर रहे हैं, मरीम नवाज क्लिनिक्स बन रहे हैं, 26 हम कर चुके हैं, बाकी के नेक्स्ट फेज में हम करेंगे। तो उनकी जो है कंस्ट्रक्शन, रिवैम्पिंग, और इसके अलावा जो सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड होती हैं जो स्पेशली रूरल एरियाज में प्रोवाइड होती हैं फील्ड हॉस्पिटल्स के जरिए, वो भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एजुकेशन है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स पर है, तो हम उनको रिफर्बिश कर रहे हैं ताकि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो तो बच्चे जो है ना वहाँ पे उनको अच्छा महसूस हो और एक वाज़ेह जो है ना वो चेंज उनको नजर आए। तो ये एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से। इसके अलावा इन्वायरमेंट में आपको पता है क्योंकि ये सियालकोट एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे सियालकोट टैनरी जोन बनाया हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन हैं जो बने हुए, उनको पॉपुलेट करना, इंश्योर करना कि हमने बहुत सारी टैनरी सील भी की 41 अभी पीछे 1 महीने में, इसीलिए ताकि जो है ना ये जो माहौल को आलूदा कर रही हैं ये फैक्ट्रीज, इनका भी जो सदुपयोग किया जा सके और लोगों को खुली हवा में अच्छी क्लीन एयर जो है ना उसमें राइट। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में आपने कहा था कि अभी हुकूमती इक़दाम बहुत सारे होने बाकी हैं और आप यकीनन यहाँ अपना जो किरदार है वो निभा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बताइएगा कि ये एक फुल ऑन जॉब है, उसके साथ आप अपनी फैमिली कैसे मैनेज करती हैं और फैमिली की तरफ से सपोर्ट कितनी है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पूरी फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मेरे इन लॉज से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे बच्चों से, हस्बैंड से, अल्लाह का शुक्र है। इसके बगैर देखें, यही मैं कहती हूँ, आज अगर आप देखते हैं ना कि एक DC खातून है और 4 ACs खवातीन हैं, तो इसके पीछे उनकी फैमिली जो है यकीनन उनकी एक सपोर्ट होती है जिसकी वजह से वो यहाँ आ सकती हैं। और यही हमने दिखाना भी है कम्युनिटी को कि हम आपके लिए कितने फख्र का बायस बन सकते हैं अगर आप हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सबा साहिबा, ऑन अ लाइटर नोट, वैसे डांट टपट तो जो आपका ओहदा है उसमें चल ही जाती है, लेकिन अमूमी तौर पर खवातीन क्या नरम मिजाज की ऑफिसर्स होती हैं? आप अपना जरा बताएं कि आप नरम मिजाज हैं या फिर सख्त? मैं जहाँ नरम मिजाज होने की जरूरत है वहाँ नरम भी हूँ। देखें खामखा तो कोई भी नहीं अपना ब्लड प्रेशर रेज करना चाहता, लेकिन जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ पे फिर हमें सख्ती करनी पड़ती है। बिल्कुल देखिए, ऑफिस जो होता है ना उसको सिर्फ असर्टिव होने की जरूरत है, मतलब इतना गुस्सा करने की जो है ना वो जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबा साहिबा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए आप एक मिसाल हैं। लेकिन जिन लड़कियों को दूर रखा जा रहा है तालीम से, उनके वालिदैन को क्या पैगाम है और उन लड़कियों को क्या पैगाम है? मैंने तो वैसे ये देखा है कि आजकल की लड़कियां माशाल्लाह इतनी पैशनेट हैं, इतनी टैलेंटेड है। मैंने आपको बताया ना, कॉलेजेस में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं तो भाग के आती हैं और दे वेरी इंटरेस्टेड इन CSS और इस तरह की चीजें जो होती हैं। उन पेरेंट्स को भी मेरा यही पैगाम है कि वैसे सियालकोट में जो लड़कियों की रेशो है ना वो इट इज हायर देन बॉयज, मैं आपको बताऊं, जो एजुकेशन लेती हैं जी। लेकिन जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते, मेरा तो उनको यही रिक्वेस्ट होगी कि आजकल के जमाने में अगर आप अपनी 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको जबरदस्ती घरों में रखेंगे तो आप अपना ही ह्यूमन कैपिटल जो है वो कम कर रहे हैं और आप ही की कल को आने वाला जो आपका फ्यूचर है ना उसको आप खराब कर रहे हैं अगर आप बच्चियों को प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पैगाम आपने दिया। वैसे तो सबा साहिबा आपका ताल्लुक लाहौर से, हम चाहेंगे कि कभी लाहौर आए तो स्टूडियोज में हम आपको होस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सबा असगर अली साहिबा, डिप्टी कमिश्नर। आजकल तो लीड बैंड है, आपको पता है मॉनसून सीजन है, फ्लैश शेडिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। सबा असगर अली साहिबा, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, हमारे साथ मौजूद थी और किस तरह अपनी जर्नी शेयर कर रही थी और विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी। बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
बारिश के मौसम में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर। बारिश में गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद